बात करते हैं औरतों की सुरक्षा के बारे में, तो फीमेल हाइजीन यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से बताने के लिए हमारे साथ में एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर संगीता काबरा जी। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता क्या है, क्योंकि हमने कई बार देखा है बहुत सारी औरतें अभी भी नहीं समझ पाती हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या है, कैसे इसका ध्यान रखा जाए। सो संगीता जी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है और इसका कैसे ध्यान रखा जाता है। जो हम सफाई मेंटेन करते हैं, जो लोकल एरिया, माहवारी वाले एरिया को कितना साफ रखना कितना जरूरी है, उसको हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं। इसके लिए इंटीमेट वॉश वगैरह का कितना रोल है ताकि वहां का एरिया का पीएच मेंटेन हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट है लोकल एरिया का पीएच मेंटेन होना, उस वजह से वहां के कीटाणु ना बढ़ना, उस वजह से कोई बीमारी ना होना। ये सब एक साइकिल है जिससे हम इन सब बीमारियों से बच सके, उसे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं। हाइजीन मतलब सफाई, और इंटीमेट वॉश ज्यादातर हम उसी समय यूज करते हैं जब महामारी के दौरान वो एरिया को अपने को क्लीन रखना है और बीमारियों से बचना है। तो संगीता जी, जैसे कि आपने बताया कि इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, बट मेरी जानकारी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया, जैसे चेहरे पे उन्होंने इंटीमेट वॉश लगा लिया। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज बताइए कि इंटीमेट वॉश को सही कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं अपने निजी जिंदगी में। इंटीमेट वॉश इंटीमेट जगहों के लिए होते हैं, तो जो महामारी के रास्ते वाली जगह, उन जगहों के लिए इंटीमेट वॉश यूज किया जाता है। जैसे हम नहाते वक्त साबुन रोज यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं बालों के लिए, उसी तरह इंटीमेट वॉश उन जगहों के लिए यूज किया जाता है जहां हमें बहुत सॉफ्ट हाइजीन की जरूरत होती है, जहां बीमारी ना हो इसके लिए जरूरत होती है, उसे कहते हैं इंटीमेट वॉश। संगीता जी, इसी टॉपिक पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि बेसिकली जब हम इंटीमेट वॉश किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी को बताते हैं कि अब आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका एक सही एज क्या होना चाहिए, कब से इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। इसमें ऐसा नुकसान वाला कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। जैसे हम बच्चों को शुरू से ही सॉफ्ट सोप यूज करते हैं, वैसे ही 10-11 साल के बाद जैसे वो एरिया में सिक्रीशन शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ, तब से ये सही समय है कि हम इंटीमेट वॉश उन्हें इंट्रोड्यूस करें। बच्चों को 10-11 साल से इंटीमेट वॉश यूज करना सिखाया जा सकता है, ताकि उन्हें पता रहे कि हाँ, ये जगह भी हमें ड्राई रखनी है, क्लीन रखनी है, अब पीरियड आने वाला है, ऐसी सब चीजों। तो एक और मेरा सवाल है आपसे कि जब भी बात आती है हैवी फ्लो की, तो कई लड़कियां क्या करती हैं, हैवी फ्लो के दौरान सुबह से लेके रात तक, मतलब काफी लंबे समय तक एक लॉन्ग वाला जो एक लॉन्ग लास्टिंग पैड होता है उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। तो क्या ये सही है और किन बातों का और हम ध्यान रख सकते हैं हैवी फ्लो के दौरान जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। सही बात, ये सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कि हम कोई पैड को शरीर में 8 घंटे से ज्यादा रखें। धीरे धीरे उस पर एक अलग तरह की ग्रीन लेयर, एक परत जम जाती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो सबसे सही होता है, चाहे कितना भी हैवी फ्लो हो, आपको 6 घंटे में पैड चेंज कर ही लेना चाहिए। चाहे काफी बार क्या होता है, वो सोख ना भी होता है तो भी, सोख हो जाता है तो भी नमी रहती है, जो नमी हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। तो इसलिए 6 to 8 आवर्स, आइडियल टाइम है 6 to 8 आवर्स इज द राइट टाइम कि जब हम इसे चेंज करना सही समझते हैं। संगीता जी, मेरा एक सवाल है इसी के ऊपर कि जो सैनिटरी नैपकिन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हैवी एब्जॉर्बेंट होता है, तो इसमें कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि हमें किस तरीके का पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। आइडियल सिलेक्शन ये होना चाहिए कि जो पार्ट हमारे स्किन को टच में आ रहा है वो कॉटन हो, वो हमारे स्किन को रिएक्ट ना करे। बिल्कुल मिनिमल रिएक्शन वाला कोई पैड यूज करते हैं तो हमारी स्किन सेफ रहती है, नुकसान नहीं देती। तो आइडियली इट शुड बी अ कॉटन एब्जॉर्बेंट पैड। अच्छा, और एक मेरे मन में बात आई है कि जब आइडियल पैड की हम बात कर रहे हैं, वो तो चलिए कॉटन पैड का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन क्या उन्हें उनके इनर वेयर पे भी फोकस करना चाहिए उस दौरान जब वो पैड का इस्तेमाल कर रही होती है, और इनर वेयर का क्या योगदान हो सकता है उस चीज में। ये बहुत सही क्वेश्चन है। इसके रिलेशन में इनरवेयर एकदम लूज फिटिंग वाले होने चाहिए, एरिया एयरी होनी चाहिए, एयरी होने से बीमारी कम आती है। ये सब फंगस की बीमारी की बात कर रहे हैं, ये सब नमी फंगस क्रिएट करती है, जो फंगस धीरे धीरे एचपीवी वायरस बनता है। 5% लोग जनरल पब्लिक में भी ये वायरस कैरी करते हैं। भारत में 1,77,000 पीपल आर सफरिंग एवरी ईयर फ्रॉम कैंसर ऑफ सर्विक्स। ये सब साइकिल है, देखिए ये बीमारी की शुरुआत यहाँ से, फिर ये कैंसर में। सी सो मच ऑफ आर रिसोर्सेज गो इन ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स। इसीलिए सरकार से, सब जगह से सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये बीमारी से हम बचें। सो इसीलिए ये शुरुआत होती है एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो इसी के साथ और एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है कि शुरुआत होती है घर से, जब हम बच्चियों को या फिर हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनको जब हम एजुकेट करने की बात करते हैं, तो माँ बाप का क्या योगदान होना चाहिए उसमें, इनको एजुकेशन देने के लिए। माँ बाप का देखो, रूरल एरिया में आप जाओ, माँ बाप हमें डांटते हैं, स्पेशली माँ डांटेगी, ये कौन सा टॉपिक छेड़ा, इतने लोग बैठे हैं दिख नहीं रहा है,
पर अब हम उन्हें भी एजुकेट कर रहे हैं कि क्या बातें पर्दे के पीछे करनी है और हमें क्या बातें सबसे खुलकर करनी है। जब विज्ञान इतना आगे आ गया है तो क्यों हम बीमारियों से और तकलीफों को झेलते रहे इतने सालों तक। तो इसलिए क्राइटेरिया ये हो जाता है पेरेंट्स टू बी एजुकेटेड, कि उन्हें पता होना चाहिए बच्चों को कहाँ तक रोके, क्या क्या चीजें पूछे क्या ना पूछे। जब उन्हें इतना पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो इट इज आवर ड्यूटी टू मेक देम सेफ फ्रॉम दीज बेसिक बीमारियों से। उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो माँ बाप की गलती है अगर अब हमें माँ बाप को थोड़ा डांटना चाहिए डांटना कि हमने ये देखा जब बहुत सारी औरतों से महिलाओं से जब हमने बात करी थी तो हमने ये देखा कि उनको ना बहुत ज़्यादा ईचिंग जलन और ईस्ट इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जब नमी से शुरुआत होती है और वहाँ के एरिया में फंगस ग्रो होना शुरू करते हैं, जो बहुत बार इचिंग, बर्निंग, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब रोक ना पाना, होल्ड नहीं कर पाना और फ्रीक्वेंटली वो जगह खराब हो जाना, ये सब एक के बाद एक रिलेटेड है नमी से। नमी रिलेटेड है महामारी के रक्तस्राव से। सो जब तक हम वो एरिया को ड्राई नहीं रखेंगे ये सब चीज़ें कंट्रोल में आना थोड़ा मुश्किल है। सो इसीलिए हमें सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करना बच्चों को सिखाना होता है कि वो एरिया ड्राई रहनी चाहिए। कपड़ा के बजाय सैनिटरी नैपकिन यूज करना ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए। तो इन सब बीमारियों से धीरे धीरे हम मुक्त हो जाते हैं। ये चीजें शुरू ही उसी से होती है। सो इन ऑल अगर संगीता जी हम देखें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर हमें मेंटेन करना है सही तरीके से, सो आपने जैसे कि बताया कि हमें कॉटनी सॉफ्ट वाले लेयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन जो ऑलरेडी कीसोल में हमारे पास है। और यस अगर हमें ईस्ट इन्फेक्शन और ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे इंटीमेट एरिया में उससे अगर बचना है तो हमें जल्दी ही अपने बच्चों को भी इंटीमेट वॉश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब सही समय पर अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आगे बढ़ के ये सारी परेशानी नहीं होगी, राइट। और ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी कीसोल में है। और आपने एक और चीज़ बहुत ही अच्छी बताई थी कि हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो है हमारा इनरवेयर यानी पैंटीज। हमें सही समय पे उसे डिस्कार्ड करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच संगीता काबरा जी, आपने बहुत बहुत यूजफुल हमें जो जानकारी दी है, खास तौर से आप इतना कीमती समय आपका निकाल के यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारी सिर्फ इंडिया या भारत देश